कक्षा 7वीं के सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। आज की वीडियो में हम आपके बच्चे जो ग्रामर व्याकरण आपकी पुस्तिका है उसके जो पेंडिंग चैप्टर हैं वो कंप्लीट करेंगे और वो चैप्टर आपके लर्निंग के चैप्टर ही हैं। उनका मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा देती हूँ और बाकी आपको उनके सारे जो भी हैं वो लर्न करने हैं और विद बैक एक्सरसाइज आपने बैक एक्सरसाइज यहीं पर सॉल्व करनी है। उसमें आपका अभी जो चैप्टर है उपसर्ग आपको बताने जा रही हूँ। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो मूल शब्द के पूर्व जुड़कर अर्थ परिवर्तन करने वाले अव्यय उपसर्ग कहलाते हैं। जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द एक और नए शब्द का निर्माण करें उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है अ, अति, अन, अनु, अप, अव, अभि। ये शब्दों के साथ जुड़कर किसी भी शब्द के साथ हम जोड़े, जैसे अधर्म, अज्ञान, अनाथ। ऐसे ही अति, अत्याचार, अत्यधिक, अनु, अनुचर, अनुकूल, अनुसार। ये उपसर्ग होते हैं जो किसी शब्द के साथ जुड़कर, ये इनके अर्थ बताए हुए हैं उपसर्गों के, किसी भी शब्द के साथ जुड़कर वो एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगते हैं। ये आपने सारे उपसर्ग, आप इसमें से जो भी शब्दों का निर्माण है अपनी तरफ से भी कर सकते हैं और आप इनको लर्न भी कर सकते हैं। यहाँ पर पूरे दिए हुए हैं शब्द। जैसे यहाँ पर मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। खुश, खुशबू, खुशनुमा, खुशमिजाज, खुशहाल। ऐसे आगे है ना, नालायक, नादान, नाजायज, नासमझ, नापसंद। ये आगे सभी उपसर्ग दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आपने इसकी बैक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है उपसर्ग की। और वेरी नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्रत्यय। ये भी उपसर्ग की तरह ही है प्रत्यय। उपसर्ग जैसे शब्दों के आगे लगाए जाते हैं, प्रत्यय शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर बताया है ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगाकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय जो होते हैं वो किसी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ पर बताया है उदाहरण, जैसे अक, गायक, सेवक। ऐसे ही नेक्स्ट है वाला, देने वाला, खाने वाला, आने वाला। ऊ का हम बना सकते हैं खाऊ, चलाऊ, कि लास्ट में वो वाली साउंड आए, जो वो शब्द आए जो आपने प्रत्यय आपने प्रयोग करना है। यहाँ पर ये प्रत्यय के सभी उदाहरण दिए हुए हैं। यहाँ पर नए शब्दों का निर्माण किया गया है। ये इधर भी नीचे प्रत्यय है और यहाँ पर इन्होंने प्रत्यय के अर्थ बताते हुए नए शब्दों का निर्माण किया है। तो ये पूरा काम आपका लर्निंग का है। ये आप खुद भी प्रत्यय बना सकते हैं, नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं और यहाँ से आप एक बार पढ़ेंगे भी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और पीछे आपने इसकी जो बैक एक्सरसाइज है वो आपने यहीं पर सॉल्व करनी है। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चे आपका समास। समास क्या होते हैं? अब समास होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब नया शब्द बनने की प्रक्रिया में हो तो उसे समास कहा जाता है। जब दो शब्द या दो से अधिक शब्द, एक जैसे हम कह सकते हैं छोटा सा वाक्य मिलकर एक नए, सारे शब्द जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करें तो उन्हें समास कहा जाता है। समास के भी यहाँ पर उदाहरण है, जैसे एक नया शब्द प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। अब जितना शीघ्र हो यहाँ पर पूरे शब्दों को जोड़कर एक ही शब्द बना दिया, यथाशीघ्र। समय के अनुसार यथा समय, विधि के अनुसार यथा विधि, मरने तक आमरण, समुद्र तक आसमुद्र। तो इस प्रकार जैसे कि बोला, समास क्या होता है? समास कुछ शब्दों के आपस के जोड़कर उनको नए शब्द का निर्माण किया जाए, वो समास होता है। उदाहरण दिए हुए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये आपने यहीं पर सारे लर्न करने हैं। ये समस्त पद है और ये समास विग्रह है। ये आपने सारे बच्चे यहाँ पर लर्न करने हैं। जितने भी समास के आगे भेद दिए हुए हैं उनकी ये जितनी भी उदाहरण दी हुई हैं ये आपने एज इट इज यहीं से लर्न करनी है और इसकी बैक एक्सरसाइज भी आपने यहीं पे सॉल्व करनी है। नेक्स्ट चैप्टर पे हम चलते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर हम करेंगे कारक। कारक है आपका पाठ 17। कारक किसे कहा जाता है? कारक वो शब्द होते हैं जो वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम को दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं और अगर हम कारक को वाक्य में से हटा दें तो वो वाक्य का कोई अर्थ नहीं होता, वो अर्थहीन हो जाता है। जैसे मोहन ने सोहन को गाय दी। इसमें मोहन और सोहन क्या है? संज्ञा है।
संज्ञा वही होता है ना किसी व्यक्ति का नाम। तो मोहन ने सोहन को गाय दी। ने और को शब्द जो हैं वो संज्ञा को दूसरे शब्दों के साथ जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर को और ने क्या हो गया, कारक हो गए। और अगर हम इनको हटा दें तो क्या शब्द बना, मोहन सोहन गाय दी। तो ये क्या है, ये बिल्कुल ही अर्थहीन वाक्य है। तो कारक का प्रयोग हम तब करते हैं जब संज्ञा और सर्वनाम को दूसरे शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। कारक के आगे भेद दिए हुए हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कारक के भेदों को मैं आपको समझाती हूँ। कर्ता कारक क्या होता है। सबसे पहले कर्ता कारक होता है वाक्य में क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता संज्ञा या सर्वनाम होते हैं, जैसे शीला पढ़ती है, राधा गाती है। पढ़ने का कार्य शीला और गाने का कार्य राधा कर रही है। अंततः शीला और राधा कर्ता कारक है। कर्ता का पता लगाने के लिए क्रिया में कौन अथवा किसने प्रश्न लगाना चाहिए। अगर हम कौन और किसने प्रश्न लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कर्ता कौन है। नेक्स्ट है कर्म कारक। जिस फल का प्रभाव, जैसे जो कार्य कर्ता करता है उसका प्रभाव जिस पे पड़े वो होता है कर्म कारक। जैसे जिस प्रकार श्री राम ने ताड़का को मारा, तो कर्ता ने क्रिया कौन सी की, मारने की, और प्रभाव किस पर पड़ा, ताड़का पर। तो इसके विभक्ति शब्द कौन से हैं, ने और को। तो ये दोनों क्या हो गए, कर्म कारक। नेक्स्ट है करण कारक। जिस साधन के माध्यम से क्रिया होने का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैं साइकिल से विद्यालय जाता हूँ। संजना कलम से लिखती है। यहाँ पर कलम से और साइकिल से, तो ये क्या हो गए, करण कारक। साधन और माध्यम हो गए ना दोनों, तो इसको बोलेंगे करण कारक। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में कर्ता जिसके लिए काम करता है, जिसे कुछ देता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैं बीमार पुत्री के निमित्त रात भर जागता रहा। गुरुजी ने आशीष को पुस्तक दी। चाहे किसी के लिए काम किया जाए या फिर किसी को कुछ दिया जाए, वो संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर बीमार पुत्री के निमित्त रात भर जागता रहा, तो किसी के लिए कुछ कार्य किया। और सेकंड है गुरुजी ने आशीष को पुस्तक दी, तो यहाँ पर देने का काम हुआ। तो ये दोनों किसके बताएं, संप्रदान कारक। नेक्स्ट है अपादान कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता पेड़ से अलग हो गया। पहाड़ से नदी निकली, पहाड़ से नदी निकली, नदी पहाड़ से अलग हो गई। तो ये जब अलग होने का भाव हमें दिखे तो वो किसके अंतर्गत आता है, अपादान कारक। नेक्स्ट है संबंध कारक। संबंध कारक तो जैसे हमें संबंध शब्द से शो होता है, शब्दों के जिस रूप से वस्तु और व्यक्ति का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे वीरेंद्र की पुस्तक मिल गई, गाय का बछड़ा भाग गया। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। वे कारक जिनसे क्रिया के स्थान, आधार या आश्रय का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे सिंह वन में रहता है, पक्षी पेड़ पर रहते हैं। यहाँ पर आश्रय मतलब स्थान मिल गया, वन स्थान हो गया और पेड़ स्थान हो गया। तो ये क्या है, आश्रय। तो ये किसके अंतर्गत आता है, अधिकरण कारक। नेक्स्ट है संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधन किसी को करना मतलब किसी को पुकारना। जब हम किसी वाक्य में किसी को संबोधन करते हैं, पुकारते हैं, तो वो संबोधन कारक के अंतर्गत आएगा। जैसे सैनिकों शत्रुओं पर टूट पड़ो, सैनिकों को पुकारा। विद्यार्थियों परिश्रम से सफलता मिलेगी, तो यहाँ पर विद्यार्थियों को पुकारा। तो जब ये पुकारने का कार्य हो तो वो किसके अंतर्गत आता है, संबोधन कारक। ये कारक के 8 भेद थे जो आपको करवाए हैं, ये आपने लर्न करने हैं एग्जाम्पल के साथ, और इसकी बैक एक्सरसाइज आपने यहीं पर सॉल्व करनी है कारक की। नेक्स्ट आपका चैप्टर सर्वनाम है। ये बच्चे हम ऑलरेडी कर चुके हैं सर्वनाम। आपको सर्वनाम का मीनिंग समझाया था कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है, और आगे सर्वनाम के जो 6 भेद हैं वो भी आपको करवा दिए गए। और नेक्स्ट है विशेषण। विशेषण भी बहुत इजी चैप्टर है, सिंपल। इसमें भी यही बताया है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। पूरी व्याकरण आपकी संज्ञा और सर्वनाम के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताना। विशेषता किसकी बतानी है, संज्ञा और सर्वनाम की, तो उसे क्या कहेंगे, विशेषण। अब विशेषण के भी 4 भेद हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण।
गुणवाचक विशेषण सबसे पहले लेते हैं। जिन विशेषण पदों से संज्ञा और सर्वनाम, हमने संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतानी है, चाहे वो इस भेद की किसी भी फॉर्म में हो। तो अब सबसे पहले हमने गुण बताना है। जो गुण बताए संज्ञा और सर्वनाम का, वो गुणवाचक विशेषण में आता है। इसमें हम गुण भी बता सकते हैं, दोष भी, रूप भी, रंग भी, आकार भी और स्थान भी। जैसे हलवाई मोटा है, ये विशेषता हो गई उसकी, तो ये किसके अंतर्गत आया? गुणवाचक के। ईमानदार छात्र ने पर्स लौटा दिया। छात्र यहाँ पर क्या है? संज्ञा। वो कैसा है? ईमानदार, तो इसका गुण हुआ, तो ये किसके अंतर्गत आया? गुणवाचक। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण पदों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे 4 भाई हैं, पिताजी बाजार से कुछ पुस्तकें लेकर आए। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या, देखो यहाँ पर इसने बोला है मेरे 4 भाई हैं, निश्चित संख्या बता दी, और यहाँ पर है कुछ पुस्तकें लाए, ये अनिश्चित संख्या है। तो संख्या के आगे, संख्यावाचक के आगे दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अगर निश्चित संख्या बताई जाए तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, और जब ऐसे ही बताया जाए तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के लिए बताया है, शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता चले उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, कक्षा में 40 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, राधा ने 12 सीढ़ियां ली। नेक्स्ट है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहां पर बताया है कुछ लड़के खेल रहे हैं, कुछ लोग विद्यालय के बाहर हैं। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण में फिर माप तोल जब पता चले उसे परिमाणवाचक कहते हैं। जिस चीज को गिना नहीं जा सकता, संख्या में तो हमने गिन लिया, परिमाण में हम तोलते हैं। जैसे गले का हार 5 तोले का है, समुद्र में हजारों टन चीनी बह गई। यहां पर भी 5 तोले निश्चित परिमाणवाचक और हजारों टन क्या हुआ? अनिश्चित परिमाणवाचक। ये भी इन दोनों के अंतर्गत आता है। आगे है आपका सार्वनामिक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं। जैसे घर निकट ही है, ये घर क्या हो गया? संज्ञा होगी। अब उन्होंने बोला कि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से भी पहले आता है। हमारा घर, सार्वनामिक मतलब ये सर्वनाम के रूप में होगा ये विशेषण। हमारा हम किसके अंतर्गत लेंगे? हमारा शब्द सर्वनाम है, तो ये सर्वनामिक विशेषण। हमारा घर एक प्रॉपर विशेषता बता दी ना। पुस्तक पकड़ा दीजिए, यह पुस्तक पकड़ा दीजिए, यह शब्द भी सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो ये क्या है? जो शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताएं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण के आपको 4 भेद करवाए गए हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ये आपने बच्चे सारे अच्छे से लर्न करने हैं और आपने इसकी बैक एक्सरसाइज जो है वो यहीं पर सॉल्व करनी है। अब आपके आज के जो चैप्टर कंप्लीट किए गए हैं वो आपने उपसर्ग प्रत्यय लर्न करना है, समास की सारी उदाहरणें आपने लर्न करनी है, प्लस आपने कारक के भेद और विशेषण के भेद। इसके साथ ही आपके जो 2 चैप्टर संबंध बोधक और समुच्चय बोधक बहुत ही इजी चैप्टर है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और एक बार आपकी ग्रामर की रिवीजन कर लेंगे, ग्रामर से गो थ्रू हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, आपने ये अच्छे से लर्न करने हैं और इसको आपने बैक एक्सरसाइज को यहीं पर सॉल्व करना है। धन्यवाद।